So, hello everyone, this side Vivek. Welcome to in this particular class, right? So, as I have already told you, we are covering the multi-dimensional physics topics with a very important concepts and real life examples we are taking. First, we have covered optics questions, we have covered electrostatic questions, we have covered the magnetic, we have covered the mechanics question also, we have covered the something related to the fluid and pressure. So in that particular today's class, we are forwarding the Bernoulli's theorem. We are taking another example of the Bernoulli's theorem. The last lecture we have discussed about the Bernoulli theorem, right? That was the total energy concept. Total energy concept था वहाँ पर जहाँ पर हमने discuss था the total energy of any fluid which is in motion, the particular fluid having a total energy always will be constant, right? तो ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दी थी. के बाद मैंने बोला था द टोटल एनर्जी इज एक्चुअली मेड अप विद द हेल्प ऑफ थ्री एनर्जीज. फर्स्ट वाज द प्रेशर एनर्जी, सेकंड वाज द पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्ड वाज द काइनेटिक एनर्जी. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. तो ये सारी चीजें बताने के बाद में मैंने बताया था सब लोगों को कि ये सब तीनों एनर्जी जो है उनका सम जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होता है. स्टिल फ्लूइड पर कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स के अलावा. इसके अलावा फ्लूइड हमेशा आइडियल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए. ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करी थी. और इसके बिहाफ पर हमने एक इक्वेशन बनाया था P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस हाइट और डेटम से जितना हेड होता है हाइट वाला दैट इक्वल टू द कांस्टेंट, राइट? यू नो द फ्रिक्शन इज ऑलवेज विल बी देयर, बट if we are ignoring the friction here, if you are considering the friction, you have to add the friction at the second point. That is the point here. तो इन सभी चीजों से हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि तीनों की एनर्जीज में अगर एक एनर्जी चेंज होती है तो दूसरी बची दो एनर्जी उसको बैलेंस करेंगी जिससे कि सम जो है वो इक्वल रहे. इस बिहाफ पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक लॉन्ग स्ट्रॉ थी और एक शॉर्ट स्ट्रॉ थी जिसमें हमने देखा था कि लॉन्ग स्ट्रॉ जो है वो जल्दी बॉटल को खाली करता है, एम्प्टी करता है, और जो शॉर्ट स्ट्रॉ होता है वो धीमे से मतलब लेट बॉटल को एम्प्टी करता है. बिकॉज लॉन्ग स्ट्रॉ एग्जिट पॉइंट पर हाई वेलोसिटी देगा और शॉर्ट स्ट्रॉ एग्जिट पॉइंट पर वेलोसिटी लो देगा, राइट? क्योंकि उस सिचुएशन पर पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा तो कन्वर्जन भी काइनेटिक एनर्जी में कम होगा, राइट? ये वाली बात है. समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को? जैसा कि मैंने सब लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो स्ट्रॉ लॉन्ग होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ टू पोल्स आर देयर, ये दो पोल हैं, ये 4 मीटर का है और ये 1 मीटर का है, और अगर यहाँ पर 1 kg का मास रखा हुआ है, 1 kg का मास रखा हुआ है, राइट? तो मैं तुमसे कहूँ अगर मैं इसे ड्रॉप करूंगा तो इसकी वेलोसिटी, और अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, राइट? तो यू नो वेरी वेल हेयर द वेलोसिटी विल बी √2gh. जहां पर भी वेलोसिटी √2gh ही होने वाली है. और नो पढ़ाया था ना मैंने फिजिक्स में, यहां पर जो टोटल एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, केवल काइनेटिक है नहीं. बट फ्लूइड के केस में एक एक्स्ट्रा एनर्जी जुड़ जाता है, दैट इज द प्रेशर एनर्जी. बस इतना ही फर्क है. अगर फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को हटा दें तो ये मैकेनिक्स की ही प्रॉब्लम हो गई. सॉलिड के केस में हम फ्लूइड प्रेशर एनर्जी नहीं लेते हैं. सॉलिड के केस में कोई प्रेशर एनर्जी नहीं होता है, वहां केवल काइनेटिक और क्या चलता है, पोटेंशियल चलता है. बट फ्लूइड में प्रेशर एनर्जी भी चलता है, काइनेटिक एनर्जी भी चलता है, और इसके अलावा अपना प्रेशर एनर्जी, तीनों एनर्जीज होते हैं, राइट? तो इफ यू आर नॉट कंसीडरिंग प्रेशर एनर्जी बिकॉज देयर विल बी नो प्रेशर एनर्जी. फ्लूइड के केस में ये बॉटल है तो यहां पर भी ओपन है एटमॉस्फेयर में और यहां पर भी ओपन है एटमॉस्फेयर में, तो इसका मतलब है यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम ही होने वाला है, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम ही होने वाला है. तो देयर इज नो मीनिंग टू कंसीडर द प्रेशर एनर्जी हियर, राइट? अब मैं ये तुम्हें कॉमन सेंस से करने की कोशिश बता रहा हूं, how you can do the question with the help of your common sense, right?
इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है कि वी हैव टू डिराइव द थिंग्स, वो तो मैंने तुम्हारे समझ के लिए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आए इस वजह से मैंने इतना एक्सप्लेन करके बताया था लास्ट लेक्चर. बट फॉर कॉमन सेंस यू नो वेरी वेल, इफ द प्रेशर एनर्जी इज सेम देन टोटल एनर्जी में प्रेशर एनर्जी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट? अब जो भी फर्क है वो किसका है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का. बस वही दोनों आपस में कन्वर्जन करेंगे, राइट? वही दोनों आपस में कन्वर्जन करेंगे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हेनेवर द टोटल एनर्जी इज देयर, टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा. So when the bottles are open to atmosphere, there will be no pressure differences are there. Here and here the pressure is same. Here the pressure and pressure is same. So that's why we are considering a simple example. Here is also no pressure energy, only kinetic and potential energy is there. तो जैसे ही हम इस ब्लॉक को छोड़ेंगे तो यहाँ पर हाइट 4 मीटर की थी तो √2g इंटू 4 कर दोगे, और यहाँ पर हाइट 1 मीटर की है तो 2g इंटू 1 कर दोगे. तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि √2g आंसर आ रहा है, और यहाँ पर पता चलेगा √8g आंसर आ रहा है. तो देख रहे हो ना, दिस वैल्यू इज लार्जर देन दिस वन. इज इट क्लियर और नॉट? मीन्स इफ यू हैव अ मोर हाइट, if you have a more height means you have a more potential energy and then the chance of the conversion will be more. That means अगर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वो ज्यादा काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, और जब ज्यादा काइनेटिक में कन्वर्ट होगा तो हाई वेलोसिटी भी अचीव होगी. यहां पर कम पोटेंशियल एनर्जी है तो कम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा तो कम वेलोसिटी अचीव होगा. समझ में आया? जैसे अगर तुम यहां पर बैठोगे तो तुम्हारे ऊपर जब पत्थर गिरेगा आके खोपड़ी पे तो ज्यादा दर्द होगा तुम्हें, लेकिन यहां बैठोगे तो तुम्हें कम दर्द होगा क्योंकि यहां वेलोसिटी ज्यादा नहीं है, यहां वेलोसिटी ज्यादा है. यार यस और नो? अब मैं तुम बैठे हो, मैं तुम्हारे हाथ ऊपर हाथ ऐसे करके ऐसे पत्थर छोड़ दूं तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं, लेकिन अगर मैं वही 4 मंजिल ऊपर जाके फिर वहां से छोड़ू पत्थर, क्या होगा तुम्हारी खोपड़ी का? बताओ. लगेगा ना भाई, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी. और यहां से अभी तुम भी सोचो, अब यहां पर वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी से निकलेगा और यहां पर वेलोसिटी कम होगी. ये हाई होगा और ये लो होगा, और अगर ये लो होगा तो सिंपल सी बात है धीमे धीमे पानी निकल रहा है, अगर धीरे धीरे वाटर निकल रहा है, राइट, तो होने वाला क्या चीज है बताओ? अगर धीरे धीरे वाटर निकलेगा, जब ये हाइट दोनों की सेम ले रखी गई है, वाटर दोनों में सेम हाइट का फिल है, बॉटल का साइज सेम है, मास सेम है, वेलोसिटी धीरे ही होगी तो कम कम पानी निकलेगा, तो धीरे धीरे बॉटल खाली होगी, यहाँ जल्दी बॉटल खाली. I think it is clear to you. Without any mathematical expression, we are here to announce you the velocity will be high in longer straw and velocity will be low in the shorter straw. That's why longer straw bottle will be faster than the shorter straw bottle. Right? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आज हम लोग, कल हमने बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ा था फ्लूइड के अंदर, आज हम लोग एक दूसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन पढ़ेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी इक्वेशन. राइट, वी विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी इक्वेशन. पहले तो हमें अपने इस वीडियो को देखना है एंड देन वी हैव टू गिव द आंसर्स. So this is the video here. You have to listen carefully. This is the tap of your home. ठीक है, टैप है, इससे पानी देखो इस तरीके से बाहर आ रहा है, देखा सभी ने? जहां पर मैंने दो पॉइंट कंसीडर कर रखे हैं, दिस इज अ ए एंड दिस इज अ बी, और दोनों पॉइंट्स के बीच में हाइट कितनी है बताओ सभी लोग? h है, राइट? देयर इज अ h हाइट इज बिटवीन a एंड b, राइट? h इज द हाइट बिटवीन a एंड b. तो ये ऑप्शंस दिए गए थे. देखो दोबारा से वीडियो को ओपन कर दे रहा हूं, वापस से देखो सभी लोग. तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर टैप, जिससे हम पानी को निकालते हैं. तुमने देखा होगा इस तरीके से पानी बाहर आता है, और अगर तुम गौर से देखो तो यहां पर वाटर देख रहे हो, ऐसे करके इसका एरिया कम होता जा रहा है. हो रहा है कि नहीं कम? देखा होगा जब हम पानी को इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से पानी का एरिया धीरे धीरे कम होता चला जाता है, राइट? के पीछे का रीजन है, आई विल टेल यू. इस जगह तुम देखोगे कि हमने P इज द प्रेशर ऑफ वाटर ले रखा है, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर ले रखा है, और G इज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, और H है हाइट बिटवीन पॉइंट A एंड B. ए वो पॉइंट है जहां पर ये एरिया ज्यादा है
और बी वो पॉइंट है जहां पर वो एरिया बहुत कम है, राइट एवरीवन? ओके, तो अब हमें का आंसर क्या देने हैं, दैट इज द क्वेश्चन हेयर विथ यू ऑल। तो देखिए क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं क्वेश्चन क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। द हाइट बिटवीन ए एंड बी इज एच, द प्रेशर ऑफ द वाटर इज पी, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज रो, एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। बताओ सभी लोग क्या आंसर होगा। वो ऑप्शंस है राइट। गूगल, बेटा तुमने कहां से बता दिया आंसर? मुझे तो थोड़ा सा दिमाग आ गया है तुम्हारे। खुशबू गिल, वेरी गुड, बहुत सारे लोग आंसर, तो सभी के पास आ गया है ना, मतलब इसका मतलब है पक्का समझ में आ रहा है कि ये सब निकालेंगे एग्जाम ना। का निकाल दोगे ना, 30-40 लोग अगर निकाल देंगे तो बहुत मजा आ जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पक्का देखो इधर सभी लोग तो बहुत अच्छा आंसर दिया, आप सबका आंसर सही है, ए एंड डी, एवरीवन गिवन द करेक्ट आंसर, ए एंड डी। A is PB minus PA is less than rho GH, and D is the rate of change of water in the gram per second equal to 8. How we can give this answer? देखो इधर सब लोग, तो हमारे पास में ये जेट ऑफ वाटर था, इसे हम लोग जेट ऑफ वाटर बोलते हैं। तुमने देखा था कि वाटर एक जगह थिक था और एक जगह थिन था, मतलब ज्यादा एरिया था और कम एरिया था। तो इस पॉइंट को मैंने ए माना जहां पर प्रेशर पी ए है, एरिया ए है। दिस इज द पॉइंट ए, हेयर द वेलोसिटी इज वी ए, जहां वेलोसिटी जो है वो वी पी है। इज द पॉइंट बी, यहाँ पर प्रेशर जो है वो पी बी है, या जो है वो ए बी है, राइट। तो अब हमने समझना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशन। व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन? सो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बोलता है अगर फ्लो स्टडी है, अगर फ्लो स्टडी फ्लो है, राइट, अगर फ्लो स्टडी है, टाइम के साथ कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं फ्लो में, राइट, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो इस कंसेप्ट का मतलब ये है, अगर ये कोई भी पर्टिकुलर वॉल्यूम है, कोई भी वॉल्यूम हम ले लेते हैं, कोई भी वॉल्यूम ले लेते हैं जिसके इंटर इस फेस से कोई भी फ्लूइड कर रहा है और एग्जिट इस फेस से कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितना मास इन करेगा और जितना मास आउट करेगा पर यूनिट टाइम, राइट, इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक होता है मास, समझना मेरी बात को, एक होता है मास, इसे हम एम बोलते हैं, जो कि केजी में होता है, जो कि केजी में होता है, राइट। और एक होता है मास फ्लो रेट, एक होता है मास फ्लो रेट, जो कि होता है केजी पर सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड में मास कितना गया। इसको हम एम के ऊपर ऐसे बिंदी चढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे सर्किल कर देते हैं, तो एम लिया और उसके ऊपर ऐसे करके बना दी। क्लियर है सभी लोगों को? इट इज अ मेथड ऑफ राइटिंग एनी रेट। इफ यू आर राइटिंग द एक्सीलरेशन, देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन? एक्चुअली एक्सीलरेशन वेलोसिटी के ऊपर बिंदी है। क्लियर है सभी को? तो एक्सीलरेशन क्योंकि वेलोसिटी का रेट है, वैसे ही मास का रेट अगर हम निकालेंगे तो मास के ऊपर हम क्या कर देंगे करके। क्लियर है सभी लोगों? तो दिस इज द मास फ्लो रेट, वो भी इन वाला, आने वाला। दिस इज द मास फ्लो रेट, जो जाने वाला है। यहां तक समझ में आया सब लोगों को? तो क्या कहती है कंटिन्यूटी इक्वेशन? कहती है कि जितना मास इन करेगा, जिस फ्लो रेट से मास इंटर करेगा, मतलब अगर एक सेकेंड में 2 kg का मास इंटर कर रहा है तो एक ही सेकेंड में 2 kg का मास बाहर भी जाएगा। नन ऑफ द मास विल बी स्टोर्ड और एक्यूमुलेटेड इन द वॉल्यूम, मतलब कोई भी मास अंदर इकट्ठा नहीं होगा। पता चला 100 सैनिक आए, 100 सैनिक अंदर घुसे और पता चला बीच वॉल्यूम में 2-4 को पकड़ लिया और 96 बाहर निकले और सब निकल ही नहीं पाए, राइट।
आ रहा है समझ में सब लोगों को? तो कुल मिलाकर अगर जितने सैनिक अंदर जाएंगे उतने ही सैनिक क्या होंगे, बाहर आएंगे, राइट? दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब कि बहुत सिंपल सा लॉजिक है, नंबर ऑफ सैनिक जो है जितने इंटर करेंगे उतने ही क्या होंगे, एग्जिट करेंगे, राइट? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो मास इन और मास आउट जो है, मास फ्लो रेट, वो आपस में सेम होगा, और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास का कंजर्व है। बर्नौली इक्वेशन एनर्जी का कंजर्वेशन बताती थी। वीडियो नहीं क्लियर है क्या भाई? वीडियो इज नॉट क्लियर? अब सही है क्या? नाउ इज इट विजिबल टू ऑल? वेरी गुड। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग टू यू ऑल कि जितना मास इंटर करेगा, जितने सैनिक इंटर करेंगे उतने ही सैनिक बाहर जाएंगे। ये तभी पॉसिबल है जब फ्लो स्टडी हो, राइट? अगर फ्लो स्टडी नहीं होगा द कंजर्वेशन ऑफ मास, तो जितना मास इंटर किया फ्लो रेट, उतना ही फ्लो रेट का मास बाहर निकलेगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। जबकि व्हाट इज द बर्नौली थ्योरम सेज अस? बर्नौली थ्योरम सेज अस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो है बर्नौली इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो वो है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, राइट? कंटिन्यूटी इज द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड बर्नौली इज द कंजर्वेशन। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है, नोट इट डाउन, सबने नोट कर लिया इसे? तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें इसको, फिर उसके बाद में नोट करें, ठीक है? तो इट इज डन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चा एक बात समझो, अगर हम मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं तो मास फ्लो रेट को मैंने अभी बताया वो केजी पर सेकेंड में होता है, केजी पर सेकेंड। मास फ्लो रेट इज केजी पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो देखो सभी लोग, तो ये मास अपॉन टाइम ही तो है एक्चुअली, मास अपॉन टाइम ही तो है, केजी अपॉन सेकेंड, मास अपॉन टाइम। और मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया, सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम लिख सकते हैं। भाई मास इज व्हाट, मास इज व्हाट, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी टू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम एक्चुअली? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द एरिया इनटू लेंथ, यस और नो? तो वी कैन राइट एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम। अगर गौर से समझो सभी लोग, लेंथ अपॉन टाइम अगर हम देखें तो लेंथ हो गई डिस्टेंस, और टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इंटू ए इन, दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज मास फ्लो। मतलब अगर मैं इस ए पर पता करना चाहूं कि कितना फ्लोरेट का मास इंटर कर रहा है, कितना फ्लोरेट का मास इंटर कर रहा है ए पर, ए पर कितना फ्लोरेट का मास इंटर कर रहा है, हाउ यू कैन फाइंड आउट इट? with the help of density of the water into area of the cross section air, which is AA, and velocity at this particular point, which is VA। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दिस इज द फ्लो रेट एट एंट्री। वीडियो तो यार पूरा क्लियर आ रहा है, फिर क्या?
अभी सही है? नहीं सही है, ठीक है। ओके, तो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड हेयर। तो मैंने जो बात अभी आप सब लोगों को बताई वो ये बताई कि जो मास फ्लो रेट होता है दैट इज इन केजी पर सेकेंड। अच्छा, फाइबर ही लगा हुआ है, फाइबर लगा हुआ है। वो कैमरे का कुछ। ये स्क्रीन पे सब क्लियर दिख रहा है? यस यस। तो एज यू नो, आई एम डिस्कसिंग विथ यू ऑल, दिस इज द मास फ्लो रेट एक्चुअली। और मास फ्लो रेट जो है वो केजी पर सेकेंड में होगा, और केजी पर सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन टाइम। मास विल बी द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू लेंथ। और लेंथ अपॉन टाइम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेंथ अपॉन टाइम, it will be the speed, right? is it clear? तो यहां से स्पीड अपॉन टाइम की वैल्यू आ गई, और स्पीड अपॉन टाइम से साफ साफ समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर वेलोसिटी को यूज कर सकते हैं, एरिया को यूज कर सकते हैं, डेंसिटी। मतलब मास फ्लो रेट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी, राइट? अब इस जगह अगर देखो सभी लोग, हमने अगर ए पॉइंट पर लिखना है कितना मास फ्लो रेट होगा, तो इट विल बी द डेंसिटी इनटू एरिया हेयर, the velocity here. If you multiply all the things, you will get the mass flow rate at A. If you want to find the mass flow rate at B, what you have to do? क्या करना चाहिए हमें? हमें सबसे पहले करना चाहिए, डेंसिटी तो वही रहेगी फ्लूइड की, इनटू इनटू एरिया क्या हो गया? बी हो गया, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। तो इट विल बी लाइक रो ए वी, इस तरीके से दो मास फ्लो रेट। बट अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर हम तुमसे कहें तो ये दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एम ए डॉट इक्वल टू एम बी डॉट होना चाहिए कि नहीं? यस और नो में आंसर चाहिए हमें, चीजें सभी लोग यस और नो में रिप्लाई करें, राइट? यस और नो में आंसर आ रहा है, चलो। दैट इज देयर, एम ए डॉट इज इक्वल टू एम बी डॉट। अब बिकॉज सब लोगों को पता चल गया कि एम ए डॉट है रो वी ए, रो ए इन रो ए इंटू वी ए इक्वल टू रो ए बी इन बी बी, और रो कैंसल हो जाएगा बिकॉज द डेंसिटी सेम एट एवरीवेयर। तो ए इंटू वी ए बराबर ए बी टू वी बी। और ये भी एक बात बोलता है कि डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो मास फ्लो रेट इक्वलिटी को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये लिख सकते हैं हम। और इसका मतलब ये हुआ कि एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल? मतलब मोर एरिया लेस वेलोसिटी, लेस एरिया मोर वेलोसिटी. तो एज यू नो, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, जैसे जैसे पार्टिकल जैसे कि अगर मान लो कोई पानी गिर रहा है इस तरीके से, ऊपर से नीचे गिर रहा है पानी, तो जितनी हाइट नीचे होगा पानी, वहां वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी अंडर रूट टू जीएच के हिसाब से. रूट टू जीएच के हिसाब से वेलोसिटी ज्यादा होगी. तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से फ्लो रेट सेम करने के चक्कर में, कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा उस पॉइंट पर, तो एरिया को घटाना पड़ेगा ही फ्लूइड को एरिया घटाना पड़ेगा. इसी वजह से फ्लूइड ऊपर मोटा होता है जब हम पानी को ऑन करते हैं, और जैसे से नीचे जाता है वो खुद पतला हो जाता है, खुद एरिया कम कर लेता है. क्यों एरिया कम कर लेता है? क्योंकि उसे फ्लो रेट सेम रखना है और वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ेगी. यू नो वेरी वेल, बिकॉज ऑफ द एक्सीलरेशन, राइट? तो वेलोसिटी तो बढ़ना है, तो एरिया तो घटाना पड़ेगा. बच्चा नहीं आया सब लोगों को? इसी वजह से जेट ऐसा दिख रहा था तुमको, बिकॉज द फ्लो रेट एवरीवेयर इज सेम. नहीं आया सब लोगों को समझ में? वेरी गुड. एक का आफ्टर द पॉइंट, यस यस, ए पॉइंट के बाद हर जगह पर एरिया और वी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ए ही तो है ना एंट्री पॉइंट जहां से पानी बाहर निकला है. के बाद से कहीं पर भी जाओगे, एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो. बट एक बात ध्यान रखना है, हेयर वी आर नॉट चेंजिंग द डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग. मतलब हम कह सकते हैं स्टडी फ्लो के लिए ये है, और स्टडी और इनकम्प्रेसिबल के लिए ये, ठीक है? अगर वो दब भी नहीं रहा है और साथ ही साथ में उसकी डेंसिटी भी है सब लोग. So density is not changing here. Whenever the fluid is moving from A to B, the density is not changing. It is very very important point. हो सकता है लोगों के लिए बहुत आसान होता है, अरे रो सेम था काट दो बस, उससे ज्यादा क्या मतलब रखना है. सेम था कट गया, अब उससे ज्यादा इतना दर्द थोड़ी ना लेंगे, ये हो गया वो हो गया, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं. यहां तक सबको समझ में आ गया है? देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो फाइनली व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग टू अस, जो देखा था, अब हम लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन दोनों पॉइंट पर. जैसे ही बर्नौली इक्वेशन लगाओगे तो क्या लिखोगे? ए बाई रो जी प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2g प्लस, अगर हमने इसको डेटम मान लिया, ग्राउंड मान लिया अगर इसको, तो एच पी जीरो हो जाएगा. इफ दिस इज अ हाइट कैपिटल एच एज गिवन द क्वेश्चन, एच ए इक्वल टू कैपिटल एच हो जाएगा. तो यस और नो? ये हो जाएगा एच ए इज इक्वल टू पी पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच बी. यहाँ पर पी ए अपॉन रो जी रहने दो, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस कैपिटल एच हो जाएगा, पी अपॉन रो जी हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है? अब रोजी से मल्टीप्लाई कर दो इधर पूरी तरफ, तो पी ए प्लस पी जी कट जाएगा, तो वी ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, रो वी स्क्वायर अपॉन प्लस रो जी एच आ जाएगा इक्वस टू अपॉन सॉरी रोजी मैंने कॉमन ले लिया इससे, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर रोजी एच आ जाएगा, यहाँ पर भी यही चीज होगी, तो पी पी प्लस रो वी स्क्वायर अपॉन रोजी रोजी कैंसिल हो जाए, राइट? रोजी कॉमन ले लोगे डिनोमिनेटर से, तो इधर का रोजी इधर का रोजी इक्वल के इधर रोजी कॉमन हो जाएगा, तो ये केवल पी ए बचेगा, ये वी ए वी स्क्वायर ऐसे. अब हमें अगर इक्वेशन को देखा जाए, जो इक्वेशन हमें डिराइव करनी थी,
वो पी और पीबी में करनी थी, वो भी रो जी एच के साथ, राइट। तो अगर हम यहां पर देखें तो पीबी के उधर ले जाएं अगर हम, तो यहां पर बचा लो रो जी एच और इधर की तरफ लिख दो पीबी माइनस पी ए। इट क्लियर और नॉट? पीबी माइनस पी ए और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो वी बी स्क्वायर बाई 2 माइनस रो वी ए स्क्वायर बाई 2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ सभी लोग। अब अगर गौर से देखो, ठीक है, तो ये चीज में और इस चीज में फर्क क्या है, बिकॉज यू नो वेरी वेल वी बी विल ग्रेटर देन द वी ए, ये चीज तो सबको पता है, सबको पता है, बिकॉज रो बी जो वी बी जो है वो वी ए से ज्यादा ही है। वी बी वी ए से ज्यादा क्यों है? कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी बी वी ए से ज्यादा होगा। तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से ज्यादा होगा कि नहीं होगा बताओ, ये नंबर इससे ज्यादा होगा कि नहीं? तो जो अगर ये टोटल टर्म की बात करें, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, दो नंबर हैं उसमें एक नंबर दूसरे नंबर से ज्यादा है, तो द डिफरेंस विल बी मोर देन 1 और नॉट। ये नंबर पॉजिटिव होगा, मतलब ये कह सकते हैं दिस नंबर विल बी द पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये इस नंबर से ज्यादा है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब पीबी माइनस पीए के साथ कुछ पॉजिटिव चीज जुड़ी हुई है, कुछ पॉजिटिव चीज क्या है बताओ, जुड़ी हुई है। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं इस पॉजिटिव चीज को अगर मैं थोड़ी देर के लिए के मान लूं, के इज द कांस्टेंट नंबर मान लूं, कुछ भी के मान लूं, कोई एक पॉजिटिव चीज है, कोई कांस्टेंट नंबर है ये, और उस नंबर को मैं इधर भेज दूं तो देखो क्या आएगा, पीबी माइनस पी ए इज इक्वल्स टू रो जी एच माइनस के। यस और नो? भाई ये पॉजिटिव के इधर जाकर माइनस के बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो दिस माइनस के नंबर विल डिक्रीजेस दिस रो जी एच, तो रो जी एच में अगर के घट रहा है तो दिस वैल्यू विल बी लेस देन रो जी एच, मतलब पीबी माइनस पीए की वैल्यू रो जी एच के इक्वल नहीं होगी, रो जी एच से कम हो जाएगी, राइट। पी माइनस पीए इज लेस देन, समझ में आ गया सभी लोगों को? वेरी गुड, दिस विल बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि पीबी माइनस पीए की वैल्यू रो जी एच। अब इसको हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि दो पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से डिसाइडेड होगा। तो सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल की बात करूं तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है तो काइनेटिक कम है, और यहाँ पर काइनेटिक कम है तो पोटेंशियल, सॉरी काइनेटिक ज्यादा है तो पोटेंशियल कम है, राइट। बट because this change in area the velocity will increases, that's why यहां पर केवल हम प्रेशर एनर्जी का जो डिफरेंस है वो नहीं ले सकते हैं पी ए बी माइनस पी में, एक्स्ट्रा जो डिफरेंस आएगा वो काइनेटिक एनर्जी जाएगा। मतलब कहने का ये मेरा है बच्चा, इफ दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी, नो डाउट बी पर प्रेशर एनर्जी ए से ज्यादा होगी क्योंकि बी पॉइंट नीचे है और ए पॉइंट ऊपर है, यस और नो? अब देखो कॉमन सेंस से बता रहा हूं, बी पर प्रेशर एनर्जी ए से ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी? रो जी एच ज्यादा होगी, तो पीबी माइनस पी ए रो जी एच के बराबर है, ये बात तो सही है। लेकिन यहां और यहां वेलोसिटी तो सेम नहीं है ना भाई, वेलोसिटी में तो डिफरेंस हो रहा है ना, और वो इंक्रीज इन वेलोसिटी क्या करेगा, रो जी एच को थोड़ा सा कम कर देगा, रो जी एच को थोड़ा सा कम कर देगा, कहेगा कि भाई प्रेशर एनर्जी का बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि कुछ समहाउ, दोनों बातें ध्यान दो, यहां पर प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही लो थे, यहां पर प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही हाई है। तो एक बात बताओ, क्या सारा लो टू हाई प्रेशर ही बैलेंस कर लेगा, काइनेटिक नहीं बैलेंस करेगा क्या कुछ टोटल एनर्जी कंजर्वेशन में? तो इसने तो रो जी एच बैलेंस कर लिया, लेकिन कुछ ये बैलेंस करेगा, इसी वजह से रो जी एच का एक हिस्सा
प्रेशर ने बैलेंस किया और थोड़ा हिस्सा काइनेटिक ने बैलेंस किया। इसी वजह से पीबी माइनस पीए डायरेक्ट रो जी एच के बराबर नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा के अमाउंट का हिस्सा काइनेटिक एनर्जी बैलेंस कर रहा है। इसी वजह से पीबी माइनस पीए मतलब प्रेशर डिफरेंस विल नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द रो जी एच, इट विल बी लेस देन द के, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी विच बैलेंस्ड बाय द काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू? यहां तक सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। अब एक बात ये देखो सभी लोग, जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन अंडरस्टैंड लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हियर। अगर ये फ्लूइड रेस्ट में होता, अगर ये फ्लूइड रेस्ट में होता, मान लो ये पानी गिर नहीं रहा होता नीचे, किसी भी सिचुएशंस को मान लो, तो दो पॉइंट पर प्रेशर पीबी माइनस पीए, जैसे कि मैं यहां पर बंद कर देता इसको यहां बंद कर देता, इसको यहां पर भी बंद कर देता, इंटर नहीं करने देता, पानी को भरा रहने देता, एक इस तरीके की बॉटल ले लेता मैं ऐसे करके, एक इस तरीके की कोई चीज दे लेता और इसको यहां बंद कर देता, यहां बंद कर देता, इसमें पानी भरा रहने देता, तो यहां पर और यहां पर अगर हम बर्नौली इक्वेशन लगाते तो यू विल गेट दिस वन थिंग, माइनस इक्वल टू पी रो जी एच, यस और नो? अब जो वेलोसिटी का फैक्टर आएगा वो फिर इसको इक्वल नहीं रहने देगा, रो जी एच के इक्वल नहीं रहने देगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, कम कर देगा। ये तब लगा सकते हैं जब फ्लूइड रेस्ट पर है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन उसे क्या बोलते हैं, जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। जब फ्लूइड मोशन में होता है तो फ्लूइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो सभी लोग, listen carefully, this is the last question of class. This is a very important question, you have to listen carefully. There is a particular container is there और इस कंटेनर में हम एक लेंस लगा रहे हैं, दिस इज अ लेंस को दिखाया जा रहा है। Whenever we are putting this lens in this container, what is happening actually, अब हम लेजर लाइट जैसे ही इंटर करेंगे इस पर, देयर विल बी सर्टेन सिचुएशन। आपको पता है कि लाइट के पाथ को देखने के लिए हमें स्मोक के पार्टिकल्स को लाइट के रास्ते में लाना पड़ता है कि नहीं? तो whenever we will take, वेरी गुड, जब हम एयर पार्टिकल्स को या उसके, ये देखो स्मोक है, इसको हम जला रहे हैं, यहाँ पर धूप बत्ती जला रहे हैं, ठीक है? जैसे ही हम स्मोक जनरेट करेंगे तो लाइट के रास्ते में स्मोक के पार्टिकल क्योंकि वेवलेंथ से छोटे होते हैं, विल स्कैटर द लाइट, और बॉक्स को ऊपर से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया, इस वजह से किससे कि स्मोक जो है वो बाहर ना जा पाए। भाई स्मोक रहेगी तभी तो टॉर्च के रास्ते को देख पाओगे ना, लाइट देखो कैसे जा रही है। अब जैसे ही हम लोग लाइट को एंटर करेंगे, देखो सभी लोग बहुत गौर से देखना है यहाँ पर, तो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली हियर, सब लोग गौर से देखो यहाँ पर, तो दिस इज अ रे बॉक्स वेयर द लाइट इज कमिंग, बट ये जो छोटे छोटे रास्ता तुम्हें दिख रहा है लाइट का, वो क्यों दिख रहा है, बिकॉज स्मोक पार्टिकल इज ऑल अराउंड द लाइट and the particle size is very very less compared to the wavelength of the light. If this is the green color light I am taking, तो ग्रीन कलर की लाइट की वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर की कम होगी, और जो स्मोक जो धुआं है उसका जो पार्टिकल होगा वो 400-700 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। तो उस समय क्या होगा कि लाइट जब उससे टकराएगी तो लाइट स्कैटर होगी और इसकी वजह से वो कलरफुल हो जाएगा, चमकने लगेगा बिल्कुल लाइट का कलर, और इससे हम लाइट का रास्ता देख। स्मोक पार्टिकल इज स्कैटरिंग लाइट, वेरी गुड नितिन। अब देखो इधर सभी लोग, वेट अ 1 मिनट एवरीवन।
सब लोग गौर से देखो, यहाँ की रीडिंग जो जिस जगह पर ये है, लेंस जहाँ रखा गया है, अब देखो यहाँ से तुम्हें समझ में आ गया होगा सारी चीजें। मैं तुमसे दो चीजें पूछना चाह रहा हूँ। पहला चीज, विच टाइप ऑफ लेंस वी आर यूजिंग हेयर, ये लेंस किस टाइप का है? टेल मी ऑल, व्हाट इज द लेंस वी आर यूजिंग? Convex. Very good. Convex lens are the lens which is converging the light, and concave lens are the lens which diverging the light. So here light is coming and going through the lens and converging at a particular point, right, and making the image here. Okay, तो भी particular. तो मेरा क्या कहने का मतलब है बच्चा यहाँ पर कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा बताओ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस? सभी लोग फोकल लेंथ के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। नंबर जो है वो मैं लिख दे रहा हूं। ये नंबर है 1 2 3 4 5 14 15। थर्टी बताओ सभी लोग, फोकल लेंथ कितना होगा? व्हाट विल बी द फोकल लेंथ? 28 फोकल लेंथ है। ट्वेंटी एट बता रहे हो सब लोग, और किसी का आंसर आ रहा है 28 के अलावा? चलो, सबका 28 आ रहा है। चलो 28 तुम कैसे देख रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। ये पॉइंट हमारा फोकस पॉइंट है मेरे ख्याल से। दिस इज अ फोकस, right, where the light are converging at a particular point, that is called as focus. You can say strictly जो फोकस है। ठीक है, और लाइट आ कहां से रही है बताओ? लेंस से आ रही है। अगर हम लोग इन दोनों डिस्टेंसेस को देखें, 25 और लेंस तक, यही तो होता है फोकल लेंथ, जहां फ्रॉम लाइट इज कन्वर्जिंग फ्रॉम। दिस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। व्हाट इज हैपनिंग हेयर, फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो ये है 6 और ये है 25। क्या 25 तो डायरेक्ट नहीं मेजर कर पाएंगे ना, क्योंकि 6 से हम मेजर कर रहे हैं, 6 से 25 जा रहे हैं। 25 माइनस 6 करना पड़ेगा ना बच्चा, इट विल बी 19 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में क्या? राइट, वेरी गुड। So it will be the 19 centimeter, right everyone? Very good. Take a screenshot of it, ताकि तुम्हें ये याद रहेगा कि कैसे किया जाता है। So we have covered two more important questions here today. So I think सबको समझ में आ गया होगा, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन वाज द
यूज द करेक्ट ऑप्शंस. लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, लेंस इज कॉनकेव लेंस. क्या होगा बताओ? कॉन्वेक्स लेंस. क्या होगा? कॉन्वेक्स. के बाद सेकेंड क्वेश्चन था द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विद इन. फोकल लेंथ 18 to 19 सेंटीमीटर होगी. 24 to 25 तो बहुत ज्यादा हो गई, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. सी विल बी द करेक्ट आंसर. 18 to 19 सेंटीमीटर. अब हम थोड़ा सा एरर ना लें अगर. राइट एवरीवन? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा पूरी क्लास. शाम को हम लोग 6 बजे क्लास करेंगे, राइट, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में. तो यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स. मैंने एक चीज़ देखी है सब लोगों से, एक बात अगर मैं बोलूँ. वेट अ 1 मिनट एवरीवन.